नमस्कार बच्चों। अब यूपी के स्पेशल जीके का जो पार्ट जो चल रहा है उसमें अब अगला सेगमेंट हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो जिले आप जो देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया है कि मैप को स्पेशली सभी क्षेत्र में ध्यान रखना है। और अब हम एक चीज़ और देखें कि जैसे कि एक मैप है और इस मैप में आप देख रहे होंगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आधार पर दिखाया गया है। तो कभी कभी क्वेश्चंस ऐसा भी आ जाता है कि कौन सा जिला नॉर्थ से लेके साउथ में जाएंगे तो कौन सा पड़ेगा, ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो कौन सा जिला पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हमें इस मैप को थोड़ा आधार बना सकते हैं कि इस मैप में इसमें जैसे ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ जाने का और ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यूपी का अगर मैं ये डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ का डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ साउथ का डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट देखें और वेस्ट में सबसे कौन सा पड़ेगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट निकला हुआ है ये है बलिया। बलिया सबसे ईस्ट में दिखाई दे रहा है। और अगर हम ऐसे वेस्ट की तरफ चलें तो वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर सबसे आप इस जगह देख सकते हैं मुजफ्फरनगर में से जो अलग किया था शामली, तो शामली सबसे बेस्ट में है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सबसे बेस्ट वाला जिला यूपी का शामली, ईस्ट वाला बलिया। और अगर नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ में सबसे ऊपर में जो दिखता है वो है सहारनपुर, तो यह सहारनपुर नॉर्थ का हो गया। और साउथ का देखें तो ये सोनभद्र, ये सोनभद्र। तो इस तरह से हम मैप से ही केवल देख करके पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन से वाले जिले दिखते हैं। और उसके बाद दूसरा इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम ऊपर से नीचे चलें या इधर से इधर चलें तो कौन कौन से जिले हमें मिलते जाएंगे। तो इसके लिए इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था मैप में कि अगर सपोज मान लो बलरामपुर से हम चलते हैं, बलरामपुर, फिर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो बस्ती है, अंबेडकर नगर है, ऐसे करते हुए जौनपुर पहुंच जाएंगे। और जौनपुर से आगे बढ़ेंगे तो संत रविदास नगर जो पहले नाम था वो भदोही कर दिया गया है। और फिर उसके बाद आप मिर्ज़ापुर और फिर सोनभद्र, इस तरह से। तो कभी लखनऊ का भी देख ले, लखनऊ से ऊपर कौन है तो सीतापुर पड़ता है। और सीतापुर से ऊपर जाते हैं तो खीरी, लखीमपुर खीरी है। इसी तरह लखनऊ के नीचे रायबरेली, और रायबरेली से नीचे आएंगे तो कौशाम्बी, चित्रकूट, इस तरह से नाम दिए जाएंगे। तो इसको आप आसानी से, जब आपका मैप क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी रहती है। अब दूसरा हम एक और जान लें कि अगर हम सारे जिलों को, यानी सारे जिलों को अगर बांटें क्षेत्र आधार पर, तो ये एक मैप जो आपको दिख रहा होगा जिसमें हम उत्तर प्रदेश को अलग अलग क्षेत्र आधार पर बांट करके और उनको लोकेट कर सकते हैं। कि जैसे अगर ये वाला जो इसमें ये इसका कलर के हिसाब से इसमें दिखाया गया है कि कौन कौन से रीजन को किस नाम से बुलाते हैं। तो एक सबसे पहले पॉपुलर नेम अवध क्षेत्र। तो अवध जो है एक ब्रिटिश काल में और मुगल काल में ये एक प्रांत की तरह था। तो उस अवध को अगर हम देखें तो लखनऊ कैपिटल जो है उसके आसपास का जो रीजन था वो अवध के नाम से जाना जाता था। तो अगर कोई जिला पूछ लेता है कि कौन सा क्षेत्र अवध में आता है तो आपको लखनऊ और उसके आसपास जैसे सीतापुर है और उसके अलावा रायबरेली है, उन्नाव है और उससे लगे हुए बाराबंकी है। तो ये सारे जो आसपास के जिले वाले रीजन हैं तो उसको हम अवध के नाम से बुलाते हैं। तो ये एक पहला रीजन यूपी का जैसे अवध हो गया। फिर उसी तरह से हमने दूसरा रीजन अगर जाएं तो रोहिला सरदार के नाम से एक प्रसिद्ध जगह है, रोहिलखंड, यानी रोहिले पहले वहाँ रहते थे, रोहिला सरदार, तो उसके नाम से एक रोहिलखंड क्षेत्र है। तो अगर हम ये देखें तो ये जो कलर वाला पार्ट दिख रहा है अवध से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ये अवध है तो अवध से ऊपर, तो इसको हम कहते हैं रोहिलखंड। अब इस रोहिलखंड वाले क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं तो इस रीजन में जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बरेली है, बदायूं है, शाहजहाँपुर है और इसके अलावा जो है बिजनौर, मुरादाबाद, इस तरह जो ज़िले हैं
इनको हम कहते हैं रुहेलखंड। तो इस तरह से रुहेलखंड का जो क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा क्षेत्र रुहेल कहलाता है। उसके बाद अब हम ऊपर और जाते हैं तो ये वो क्षेत्र है जो गंगा का जो क्षेत्र है, यहाँ गंगा और यमुना का दोआब रीजन। तो इसमें ऊपर वाला गंगा का पार्ट, जिसको अपर गंगा वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके नीचे वाला ये पार्ट देख रहे हैं, ये मिडिल वाला पार्ट हो गया मध्य, और इसके इधर वाला जो कह सकते हैं हम, तो ये लोअर वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है तो उसको अपर, मिडिल और लोअर। तो ये आप इस आधार पर देख सकते हैं कि जैसे गंगा नदी की एंट्री जो है यूपी में बिजनौर से होती है और यमुना नदी की एंट्री यूपी में सहारनपुर से होती है। तो इस तरह से ये रीजन जो है इन नदियों के बीच का दोआब क्षेत्र, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। तो उस आधार पर उस पूरे रीजन को हमने कैटेगराइज कर दिया है कि गंगा और यमुना का ऊपर वाला पार्ट अपर गंगा वाला पार्ट हो गया, नीचे का उसके मिडिल हो गया मध्य, और उसके बाद ये होता है लोअर गंगा वाला पार्ट, निम्न गंगा का मैदान वाला क्षेत्र, यमुना दोआब वाला रीजन। अब उसके बाद नेक्स्ट रीजन जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं, यानी पठारी जो क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, उसमें दो पार्ट हैं, एक बुंदेलखंड और एक बघेलखंड। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये तीसरा तो अभी हमने पढ़ा गंगा का मैदानी प्रदेश, गंगा यमुना का मैदानी प्रदेश, और चौथे पे ले लेते हैं दक्षिण का ये पठारी क्षेत्र। तो उसमें एक तो बुंदेलखंड और उससे लगा हुआ पार्ट बघेलखंड। तो इसको कैसे हम देखें कि बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा है। तो अगर हम ये जालौन जो जिला हमने देखे थे कि जालौन का क्षेत्र, और उसके बाद झांसी, ये जालौन, फिर झांसी, फिर उसके बाद ये ललितपुर का रीजन, फिर ये हमीरपुर, बांदा है, चित्रकूट तक आ गए आप। तो चित्रकूट से यहाँ तक का जो रीजन है, यानी चित्रकूट से आगे जब हम जाते हैं तो प्रयागराज, तो प्रयागराज से लगा हुआ ये क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को हम बोल देते हैं बुंदेलखंड, यानी ये हो गया बुंदेलखंड का रीजन। तो इस तरह से बुंदेला जहाँ रहते थे, झांसी वाली रानी जो आपने सुना होगा, तो वो क्षेत्र को बुंदेलखंड कहते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक जो नीस रॉक होती है, चट्टान, बुंदेलखंड नीस के नाम से भी जाना जाता है। रॉक के ओल्डेस्ट के आधार पर ग्रेनाइट रॉक्स होती है ये। और उससे आगे जब हम जाते हैं तो इलाहाबाद से आगे वाला रीजन है, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र, इस रीजन को हम बघेलखंड, बघेल वाले शासकों के नाम पर बघेलखंड के नाम पड़ा है इसका। अब उसके बाद कभी कभी जैसे हम बोल देते हैं यूपी का पूर्वांचल पार्ट, तो पूर्वांचल ईस्ट पूर्व में जाना होगा, और पूर्वांचल वाले क्षेत्र को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो अवध के जो ईस्ट में बना हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है जिसमें आप ये सारे जिले बिहार से लगे हुए जो जिले हैं, और उसमें इनको भी हम शामिल कर सकते हैं, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, और इसके अलावा ये बनारस, गाजीपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा और ये देवरिया, कुशीनगर, ये सारे जो जिले हैं, इन क्षेत्रों को, इस साइड के क्षेत्रों को हम बोल देते हैं पूर्वांचल। तो इस तरह से कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सा जिला रुहेलखंड में पड़ेगा, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि रुहेलखंड किधर साइड में है, जो ऊपर का लगा हुआ जो पार्ट है उधर उत्तराखंड से लगा हुआ। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा बुंदेलखंड में आता है, तो नीचे एमपी से लगा हुआ जो पार्ट है, नीचे का ललितपुर और ये झांसी वाला, उससे लगे हुए जिले, तो वो हम बुंदेलखंड के नाम से। छोटा सा हिस्सा बघेलखंड इसका, क्योंकि इसका एक मेजर पार्ट तो मध्य प्रदेश में आता है, ऐसे ही बुंदेलखंड का एक बड़ा पार्ट मध्य प्रदेश में आता है। तो लेकिन यूपी के जो पार्ट इसमें आते हैं उनको हमें ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो गया रीजन वाइज उत्तर प्रदेश को बांटना। यूपी का जो एरिया है, जैसे ये आपको एरिया के हिसाब से थोड़ा देखें उत्तर प्रदेश को, तो इसको यहाँ पर ये देख सकते हैं, यूपी का एरिया 2,40,000, 2.40 लाख लगभग इतने स्क्वायर किलोमीटर है। तो लगभग याद कर सकते हैं आप कि 2.40 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। और उत्तर प्रदेश का एरिया, अगर पूरे देश का एरिया, अगर पूरे कंट्री का एरिया, ये तो यूपी का हो गया, और इंडिया का पूरा क्षेत्रफल अगर हम देखें
तो वो लगभग 32,87,000, तो इसके आसपास ये आ जाता है 32,87,263। इसको लगभग याद कर रखें, इतना एरिया। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से हम देखें तो यूपी कितने परसेंटेज को कवर करता है पूरे भारत का, तो टोटल इसका अगर हम निकालें भारत का क्षेत्रफल, तो ये आता है कुल क्षेत्रफल का 7.33%। तो ये इतना क्षेत्रफल जो है पूरे भारत का, और उतने में उत्तर प्रदेश आता है। लेकिन अगर पॉपुलेशन देखेंगे पूरे भारत की, तो ये मोर देन 16%, यानी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश अगर 2011 की सेंसस के हिसाब से जब हम बात करते हैं, तो ये जो है 16% से ज़्यादा योगदान करता है। तो जनसंख्या का बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल हमें कब मिला है यूपी के एरिया में, तो इस तरह से ये देख सकते हैं। अब एक जिले वाइज अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले ऐसे हैं जो एरिया में सबसे बड़े हैं और कौन से सबसे छोटे हैं, तो जैसे कि मैंने अभी मैप के समय में भी आपको बताया था कि लखीमपुर खीरी, ये जो आपको दिख रहा है, ये यूपी का एरिया में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी। लेकिन अगर सेकंड नंबर पर अगर हम लगाएं, फर्स्ट नंबर पर ये हो जाएगा एरिया के हिसाब से, और सेकंड नंबर पर लगाएं तो सब नीचे चले जाएंगे आप, सोनभद्र ये सेकंड नंबर पर है। तो हमें एरिया के हिसाब से अगर हम जिले लगाने हैं तो इसमें लखीमपुर खीरी को पहले लगा दो, और फिर उसके बाद सोनभद्र को लगा दो, और फिर तीसरे नंबर पर अगर हमें थर्ड नंबर भी एक याद रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट सेकंड नहीं देता, तो हरदोई जो यूपी लखनऊ से लगा हुआ ये जिला है हरदोई, ये आपको देख रहे होंगे हरदोई डिस्ट्रिक्ट, तो ये तीसरे नंबर पर है एरिया के हिसाब से। नंबर 1, 2, 3 हमने ये देखा, 2 और 3। लेकिन सबसे छोटे जिले में अगर हम बात करें, तो सबसे छोटे जिले में एरिया के हिसाब से तो हमें ईस्ट की जगह वेस्ट में आना पड़ेगा। और वेस्ट में जो आपको यहाँ पर मेरठ से इसको अलग करके बनाया गया था, तो ये हापुड़ वाला जो जिला दिख रहा होगा, ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला एरिया में सबसे छोटा हापुड़ है। और हापुड़ से अगर हम हापुड़ से बड़ा निकालें, तो हापुड़ से बड़ा, क्योंकि कभी कभी हापुड़ को उठा सकता है वो, तो उसके बाद फिर हमें वेस्ट में जाना पड़ेगा। तो वेस्ट में जाएंगे तो ये आपको जो दिख रहा है भदोही, जिसका नाम पहले संत रविदास नगर, मायावती की सरकार में इसको नया नाम दिया गया था, लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उसमें इसका नाम बदल करके फिर से भदोही कर दिया गया। तो सेकंड अगर हम इससे बड़ा निकालेंगे तो ये हो जाएगा भदोही इससे बड़ा है। लेकिन अगर भदोही के बाद अगर हम अगला सेलेक्ट करें कि भदोही के बाद किसका नंबर आता है, तो ये गाजियाबाद, हापुड़ के बगल में लगा हुआ ये आप देख सकते हैं गाजियाबाद। तो इस तरह से हम कह सकते हैं शुरू के नीचे से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स एरिया के हिसाब से, और ऊपर के टॉप 3 कौन से हैं, तो यहाँ नीचे के याद रखने के लिए कि हापुड़ और गाजियाबाद दोनों लगे हुए हैं और उनके बीच में भदोही को फंसा दो। तो इस तरह से नीचे से आप लगा सकते हैं, सबसे छोटा हापुड़ और उसके गाजियाबाद के बीच में किसको लगाना है, आपको भदोही को लगाना है। और यहाँ पर खीरी और हरदोई, ये खीरी हरदोई देख रहे होंगे, ये दोनों आपस में लगे हुए हैं, खीरी और हरदोई, उनके बीच में किसको फंसाना है, सोनभद्र को। तो ये सोनभद्र को इसमें बीच में फंसा देना है। तो इस तरह से हमें याद रखने में थोड़ा सा आसान होगा कि खीरी और हरदोई के बीच में, खीर हम हर मतलब भगवान को देते हैं, तो उनके बीच में सोनभद्र को लगा देना है, राइट। तो इससे हमें एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। हालांकि ये आपको एक प्रॉपर नोट्स के रूप में अगर लेना चाहेंगे तो मैं उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आप जनरली सभी लोग किसी न किसी बुक को रेफर करते ही हैं, यूज कर रहे होंगे। जैसे घटना चक्र है मार्केट में, यूथ कंपटीशन की किताब है, परीक्षा वाणी की है, कोई भी एक बुक रखें, बस उसको पढ़ने का जो तरीका है वो मैं आपको डेवलप कर रहा हूं कि कैसे इसको आसानी से हम किन किन चीज़ों को फोकस करें, क्योंकि बुक में बहुत सारा मैटर होता है, उसमें किस चीज़ को ज़्यादा हमें पढ़ना है पहली बार, और कैसे पढ़ना है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके कि हम सारे डाटा पर लगे पड़े हैं और पता चलता है कि फिर हम जनरल चीज़ों को भी याद नहीं रख पाते। तो वो एक तो याद रखना है, दूसरा पढ़ने का जो तरीका हमारा कैसा होना चाहिए उसको समझते हुए और ये आगे बढ़ते जाना है। तो ये हुआ हमारा
एरिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस अगर आए कि कौन से जिले सबसे बड़े हैं, कौन से छोटे हैं, कौन नॉर्थ में, कौन साउथ में है, कौन ईस्ट में, कौन वेस्ट में, ऐसे पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट अब हम ले लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का एक भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन मीन्स जैसे कि हमें फिजिकली नेचुरल तरीके से जो बांटा गया है कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में मैदानी वाला भाग है, कहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्र मिल सकता है और कहाँ पर जो है पठार मिल सकता है। तो पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, सॉइल, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं भौतिक क्षेत्र, यानी उत्तर प्रदेश का भौतिक क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं। भौतिक विभाजन को समझने के लिए मोटे तौर पर यूपी को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, भौतिक रूप से 3 कैटेगरी में। तो उनमें पहला क्षेत्र जिसको ऊपर भावर और तराई के नाम से बुलाते हैं, भावर और तराई क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना का क्षेत्र। और तीसरा जो है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र हैं जिनको हमें फिजिकली हमने आसान करने के लिए बांटा हुआ है भौतिक रूप से। तो अब इसको समझने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं कि ये क्षेत्र कैसे डेवलप हुआ होगा। कि हम जानते हैं कि इंडिया का, जैसे ये भारत का हिस्सा और इसके ऊपर में ये हिमालय वाला रीजन है और इस पार्ट को पेनिसुलर प्रायद्वीप वाला हिस्सा पठार वाला क्षेत्र कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। और ये माउंटेनियस रीजन जो हिमालय का क्षेत्र है। और इन दोनों के बीच में ये वाला पार्ट जो है, इसको अगर हम देखें तो ये मैदान वाला पार्ट है, ये मैदान का हिस्सा है जो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से बना हुआ है। तो अब इसमें सबसे पहले हम जान लें कि कैसे इसको समझा जा सकता है आसानी से। अब उत्तर प्रदेश जिसको आप देख रहे हैं तो वो ये वाला रीजन है, जैसे ये उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन। तो इस रीजन को डेवलप करने में रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट, यानी हिमालय से निकलने वाली कई नदियां हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है इस क्षेत्र को डेवलप किया होगा, सेडिमेंट डिपोजिशन किया होगा। दूसरा ये पठार का जो रीजन इससे टच करता है, ये वाला पार्ट, तो नीचे वाला पठार वाला पार्ट इसको बनाने में तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। और रिवर जब सेडिमेंट लेके आती है अपने साथ में पर्वतों से, तो फिर उसमें कहीं पर बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, उसके पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े, और वहाँ पर तो वो भावर और तराई वाला रीजन जिसमें हम देखेंगे। इसको हम एक आसान तरीके से अगर समझना चाहें कि ये कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा, तो उसके लिए सबसे पहले ये माउंटेन रीजन, और माउंटेन रीजन से यहाँ से कुछ नदियाँ, ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर या वर्षा का सोर्स हो सकता है, तो यहाँ से कुछ रिवर्स ऐसे निकलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलकर के एक बड़ी नदी बन जाती हैं। तो ये नदी ऐसे आगे बढ़ती है। तो ये माउंटेनियस रीजन से ये नदी निकल रही है, पर्वतीय क्षेत्र से, तो अपने साथ बड़े बड़े ये सेडिमेंट्स लेके चलेगी। ये रिवर जो है अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेके चलती है, और इन सेडिमेंट को जैसे ही माउंटेन जहाँ खत्म होता है और प्लेन जहाँ शुरू होता है, तो उसे कहते हैं माउंटेन का फुट हिल रीजन, पर्वत का निचला क्षेत्र, पर्वत पदीय क्षेत्र। और ये हमारे यहाँ जो सबसे फुट हिल रीजन यूपी में जो आता है वो शिवालिक वाला रीजन है। तो शिवालिक जो है, शिवालिक के नीचे वाला पार्ट से उत्तर प्रदेश शुरू होता है, क्योंकि हिमालय का मोस्टली पार्ट यूपी से ऊपर है, क्योंकि हिमालय का हिस्सा उत्तर प्रदेश में नहीं आता। उत्तर प्रदेश से ऊपर नेपाल, ये नेपाल वाले पार्ट में से गुजर के जाता है। तो यहाँ से जब रिवर आ रही है ऊपर हिमालय से, तो अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स के ये टुकड़े लेके आ रही होगी, तो उनको वो शुरुआत में छोड़ देती है, इन पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों को छोड़ देगी। फिर उसके बाद ये नदी का जो पानी है आगे इन पत्थरों के बीच में से होकर के, और ये आगे डिफरेंट चैनल से आगे निकलेगा। और जब ये आगे निकलेगा तो यहाँ पर ये पूरे क्षेत्र को एक वेटलैंड बना देगा, स्वैम्प, दलदली जैसी जमीन बना देगा। और फिर इसके बाद ये रिवर आगे फ्लो करेगी, और आगे जाने के बाद ये अपने आसपास जो है नदी, 2 तरह के सेडिमेंट्स, एक तो वो सेडिमेंट जब नदी ने कभी ऊंचा वाला जो क्षेत्र होगा रिवर के थोड़ा दूर, उसका रिवर से थोड़ा दूर जा करके देखें तो
थोड़ा सा हाईलैंड्स होगी, जहां पहले कभी नदी ने डिपोजिशन कर दिया होगा इन जगहों पर नदी के द्वारा, लेकिन अब वहां नदी का पानी नहीं पहुंचता। तो अब उसके आसपास का जो रीजन है, जहां नदी जो है कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें बाढ़ आने की वजह से उसके आसपास ये रीजन हो गया, ये उसके लगा हुआ, जो उसमें रिवर का सेडिमेंट्स वहाँ पर डिपोजिट कर रही होगी। फिर ये नदी आगे जा कर के स्लोप के अनुसार आगे बढ़ेगी और फिर यहाँ पर ये समुद्र वाले पार्ट में ये डेल्टा वाला रीजन कई पार्ट में बट करके इस तरह से ये डेल्टा बनाती है। तो इस तरह से कोई भी रिवर माउंटेनियस रीजन या फिर उसका सोर्स कोई लेक हो सकती है, माउंटेनियस के लोअर पार्ट में झील हो सकती है, या उसमें वर्षा का पानी है, तो इस तरह से वो रिवर जो है आगे बढ़ती है। तो जब ऊपर से चलती है तो अपने साथ बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेके चलती है, अवसाद, पत्थर, कंकड़ के टुकड़े, और उनको वो जिस क्षेत्र में जमा करती है, तो वो पर्वत का निचला क्षेत्र होता है, तो उस क्षेत्र को हम इस नाम से बुलाते हैं भावर, उसको बोलते हैं भावर। तो भावर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कंकड़ पत्थर से बना हुआ क्षेत्र, नदी के द्वारा लाए हुए कंकड़ पत्थर के जमाव से बना क्षेत्र। तो ये कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है तो एग्रीकल्चर यहाँ पॉसिबल नहीं है ज्यादा। अब साथ ही साथ इस क्षेत्र में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हमें भावर से जुड़ी हुई क्या क्या चीज नजर आएगी। नंबर 1, एक तो ये कंकड़ पत्थर का क्षेत्र है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, ये बना हुआ होगा। दूसरा, इसमें हमें रिवर जो है पानी नीचे से होकर गुजर रहा होगा, तो रिवर जनरली ज्यादातर छोटी कुछ नदियां होंगी वो दिखाई नहीं देंगी, तो इसका मतलब इस क्षेत्र में नदियां विलुप्त सी नजर आती हैं, नदियां अदृश्य, विलुप्त की बजाय हम बोलेंगे नदियां कैसी हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। इस रीजन में ऊपर से हमें नदी नहीं दिखाई देती क्योंकि नीचे से होकर गुजरती है। तीसरा, अगर हम देखें इस रीजन में एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, कृषि के दृष्टि से देखें, तो ये क्षेत्र मोस्ट ज्यादा अनुकूल नहीं होता, ये कृषि की दृष्टि से अधिक अनुकूल नहीं है, अधिक अनुकूल नहीं होता, तो यहाँ खेती करना संभव नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं। चौथा, एक और चीज देखें कि जब ये सेडिमेंट्स डिपोजिट कर रही होगी इस रीजन में, तो उन सेडिमेंट्स से एक खास शेप भी बनेगी, आकृतियां, नदी द्वारा बनाई गई आकृतियां, तो उनमें ये नदी के द्वारा इस तरह से सेडिमेंट्स डिपोजिट होते हैं, जैसे कोई नदी है उस तरह आसपास अपने चैनलों से वो सेडिमेंट डिपोजिट कर देती है, तो इससे ये कोनिकल शेप, या तो जलोढ़ नदी के अवसादों से, तो उसको बोलते हैं जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख, पंख और शंकु जैसी आकृतियां यहां पर देखने को मिल सकती हैं, यानी शेप कोनिकल शेप के बना हुआ अवसादों का, या फिर पंख जैसे अवसाद। बस थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस होता है, शंकु जो बनता है उसमें स्लोप ज्यादा ढाल वाली होती है, मतलब स्टीप स्लोप, और जो पंख होता है उसमें जेंटल स्लोप देखने को मिलेगी। तो ये शंकु और पंख ये हमें भावर वाले ही रीजन में देखने को मिलेंगे, जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों से बने हैं। जलोढ़ एक तरह से नदी के अवसाद, जल लेके आता है इसलिए जलोढ़ बोलते हैं, तो ये भावर की विशेषता होगी। अब उत्तर प्रदेश में ये भावर वाला रीजन, क्योंकि जो जिले मैंने आपको बताए थे नेपाल से लगे हुए हैं, उत्तराखंड से लगे हुए हैं, हिमालय से लगे हुए जो जिले हैं, वो जिले की पट्टी जो है वो भावर वाली पट्टी बनेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि लगभग 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में हो सकती है, ये पट्टी की जो चौड़ाई है वो 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई में हो सकती है। और दूसरा, इसका जैसे जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ये थोड़ी सी कम चौड़ी होती चली जाती है, वेस्ट में इसकी चौड़ाई ज्यादा है, ईस्ट में इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो इस तरह से ये भावर हुआ। अब भावर से आगे जब नदियां अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स में निकलती हैं तो वो क्षेत्र दलदली जैसा हो जाता है, यानी वहां पर नमी की अधिकता, मिट्टी में दलदलापन, और दलदलापन जब ज्यादा हो जाता है तो उस रीजन को हम तराई के नाम से बुलाते हैं। तो तराई क्षेत्र भावर के दक्षिण में हुआ, तो भावर के नीचे वाला पार्ट अगर देखोगे तो वो तराई बनेगा, और चूंकि वहां पर जो है नमी ज्यादा होती है तो फसल बहुत कुछ खास तरह की, जो जिनको नमी ज्यादा चाहिए, जैसे चावल की खेती है, गन्ने की खेती है, और कुछ थोड़ी बहुत गेहूं की भी खेती कर सकते हैं, तो वहां पर उस जमीन को थोड़ा सा उपजाऊ करके और कुछ क्षेत्रों में ये किया जाता है। तो कौन से जिले तराई में आएंगे, तो वही जिले, जो जिले आप बॉर्डर पर देखते हैं, उन्हीं जिलों को हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिले।
तो जिनमें सहारनपुर से लेकर के और कुशीनगर तक, जो देवरिया से लगा हुआ कुशीनगर, और साथ ही उसको थोड़ा नीचे आएंगे तो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, ये जिले भी तराई वाले पार्ट से ही टच करते हैं। तो इस तरह से हम उन जिलों को बता सकते हैं जो कौन से जिले इस रीजन में तराई में और भाबर में आते हैं। कृषि के दृष्टिकोण से हमने इसका इंपॉर्टेंस देखा तराई वाले रीजन का। साथ ही साथ यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन, चूंकि ये तराई रीजन है तो यहाँ पर बहुत सारे जंगल और इस तरह के एनिमल्स, डिफरेंट प्रजाति के जंतु भी मिलते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी का जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय पार्क जैसे दुधवा, लखीमपुर खीरी, वो इसी रीजन में है। तो ये तराई रीजन हुआ। अब उसके बाद आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो मैंने बताया नदी अपने सेडिमेंट को, एक तो वो क्षेत्र जहां कभी पहले नदी ने वहां डिपॉजिट किया, जो पुराने हो चुके हैं जलोढ़, जब नदी वहां नहीं पहुंचती, पहले कभी नदी ने वहां डिपॉजिट किया, तो वो क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर। बांगर मीन्स पुराने जलोढ़ों से बना हुआ, ओल्ड एलिवियल, पुराने जलोढ़ों से बना हुआ क्षेत्र, उसे बांगर के नाम से बुलाते हैं। और जो नदी जब हर साल जहां पर रिचार्ज कर देती है, मतलब जलोढ़ों को नई नई लाती रहती है, बाढ़ जब आती है तो बाढ़ का मैदान जिसे कहते हैं फ्लड प्लेन, जो नदी के आसपास ही होता है, तो वो रीजन को हम कहते हैं खादर। तो ये रीजन हो गया खादर। तो ये गंगा और यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है, वहीं पर हमें बांगर और खादर मिलेगा। तो अगर उत्तर प्रदेश के जैसे से हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो वेस्ट में बांगर का क्षेत्र ज्यादा होगा, ऊंचा क्षेत्र जो होता है, और ईस्ट में लोअर पार्ट है, जेंटली स्लोप है, तो वहां पर खादर का क्षेत्र बढ़ता जाता है। लेकिन सब उपजाऊ की दृष्टि से, क्योंकि नदी द्वारा हर साल अवसाद लाए जाते हैं और इससे यहाँ पर खनिज तत्व आते रहते हैं, तो इससे सबसे अधिक उपजाऊ खादर। कृषि की दृष्टि से मोस्ट फर्टाइल कौन सा कहता है, ये खादर कहलाता है, सर्वाधिक उपजाऊ। और उसके बाद सेकंड नंबर पर बांगर कह सकते हैं, बांगर। तो ये वो क्षेत्र है जो नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, मैदान इनसे बना हुआ है। तो एक रीजन हमारा जो है भाबर तराई, और दूसरा गंगा यमुना दोआब, और तीसरा रीजन जो मैंने बताया पठार से जो पुरानी ग्रेनाइट चट्टान जो है उनके डिकम्पोज होने से, और ये निचला जो क्षेत्र है जिसमें बुंदेलखंड, बघेलखंड और इससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं, वो रीजन वाला जो रीजन है, इसको हम कहते हैं दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो इस तरह से अब इस पूरे सिनारियो को हम मैप से एक नज़र डाल लेते हैं कि इस पूरे सिनारियो को अगर हमें देखना है तो ये देख सकते हैं आप। तो ये है उत्तर प्रदेश का, देखिए ये हिमालय वाला रीजन होगा, नेपाल में जो गुजर के जा रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि शिवालिक जो क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश से टच करता है। शिवालिक की जैसे डुडवा श्रेणी, डुडवा एक श्रेणी है, शिवालिक का ही पार्ट है। तो ये ईस्ट में गोरखपुर के साइड में ये डुडवा श्रेणी के नाम से जानी जाती है, ये शिवालिक का ही एक हिस्सा है। तो पहला क्षेत्र आप देख रहे हैं भाबर, ये भाबर वाला क्षेत्र हुआ पहला। तो ये हुआ लगा हुआ पर्वत से निचला क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ दिखाई नहीं देती। उसके बगल पैरेलल में साउथ में ये हो गया तराई रीजन, तराई। और फिर जो नदियों के जमाव से बना हुआ क्षेत्र, जो पुराने जलोढ़ों से बने हुए क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर। ये बांगर वाला क्षेत्र है, पुराने जलोढ़ों का बना हुआ। और जहाँ नदी के पास का जो रीजन होता है उस रीजन को हम कहते हैं खादर के नाम से। तो इस तरह से नए जलोढ़ों से बना हुआ क्षेत्र ये हो गया खादर, नए जलोढ़ों से बना हुआ क्षेत्र ये खादर हुआ। और साउथ का जो नीचे वाला पार्ट है, जिसको मैंने आपको बताया जालौन से लेकर के झांसी, हमीरपुर, बांदा और ये जा करके ये सोनभद्र, मिर्जापुर, ये पूरा कौन सा क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र और पठारी। तो ये पठारी क्षेत्र है जिसको बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। और साथ ही जो विंध्य पर्वत श्रेणी है, नीचे में उत्तर प्रदेश के नीचे एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जैसे इसको ऐसे देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ये विंध्याचल श्रेणी है, तो ऊपर उत्तर प्रदेश है। तो विंध्याचल का कुछ हिस्सा, कुछ श्रेणी जो है यहाँ से गुजरती है। तो जैसे हम देख सकते हैं सोनभद्र जो रीजन है, तो यहाँ पर कैमूर रेंज, विंध्य श्रेणी की कौन सी रेंज आती है, कैमूर रेंज, वो सोनभद्र में हमें देखने को मिलती है। ऐसी कुछ और भी रेंज हैं जो विंध्य श्रेणी की हैं, जैसे रामगढ़ एक श्रेणी है, एक सोनकर श्रेणी है, सोनकर। तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र वाली साइड में ये दो रेंज हैं, रामगढ़ और सोनगढ़,
रामगढ़ और सोनकर और एक कैमूर। तो ये रीजन वो है जो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। अब ये हमने पूरा फिजिकल डिवीजन देखा उत्तर प्रदेश का, कि भौतिक रूप से कैसे उत्तर प्रदेश बटा हुआ है और आसानी से इसको समझ सकते हैं। और जिलों को भी हम बांट सकते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कैमूर रेंज यूपी के किस जिले से गुजरती है, तो इसको हम कह सकते हैं सोनभद्र जिला। उसका कुछ पार्ट थोड़ा बहुत हो सकता है कि वो मिर्जापुर को भी टच करता हो। ऐसे सोनकर और रामगढ़ श्रेणी ये भी उसी रीजन में है, मिर्जापुर। ये किसका पार्ट है? विंध्याचल श्रेणी का। और विंध्याचल श्रेणी जो उत्तर और दक्षिण को ये अलग करने वाली रेंज है। ये वाला पार्ट जो है पठार वाला ओल्डेस्ट रॉक प्री कैम्ब्रियन की रॉक जो हम कह सकते हैं ग्रेनाइट नीस का बना हुआ, सिस्ट का बना हुआ क्षेत्र है। बुंदेलखंड सी नीस कहते हैं ये वाला रीजन। और ये बीच का जो क्षेत्र हुआ ये दोआब या हम कह सकते हैं नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स है उससे बना हुआ है। और इसके ऊपर जो है दलदली क्षेत्र है तराई वाला, और उसके ऊपर है कंकड़ पत्थर का क्षेत्र जिसको हम भावर के नाम से बुलाते हैं। तो इस तरह से ये हमने पढ़ा इसका जो है भौतिक विभाजन वाला हिस्सा। भौतिक विभाजन के साथ साथ सॉइल का भी एक पार्ट समझ लेते हैं।